अबाउट द लाइट, ओके, फोटोमेट्री जिसको कहा जाता है, जहाँ पे हमको फोटो यानी लाइट को जब मेजर करना होता है. अब लेट्स से देयर इज एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ओवर हियर, ओके, दिस बल्ब इज ग्लोइंग. तो ये बल्ब ग्लो हो रहा है. सो बल्ब की लाइट इज बीइंग गोइंग इन ऑल द डायरेक्शन. ये सारे डायरेक्शन में लाइट अप हो रहा है, ल्यूमिनेट कर रहा है सारे रूम को. सो अब हम सारी लाइट को नहीं पढ़ रहे हैं कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, लेट्स टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक डायरेक्शन. ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी कितनी है. ओके, आई टेल यू. देखो, इस बल्ब की रोशनी सारे रूम में जा रही है, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितना इल्यूमिनेट हो रहा है, कितनी ब्राइटनेस है, लाइट की ब्राइटनेस, ओके, ल्यूमिनस ब्राइटनेस कितनी है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आप जो कैलकुलेट करते हो तो दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैंडेला, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल CD. I hope you understood what is luminous intensity. I repeat again, it is the intensity of light, that is the brightness of the light, how bright or how dull a light is in a specific direction, okay, not the entire light. Okay, then going forward we are done with this part. इसको हम आगे पढ़ेंगे, don't worry, we are going to study this more. इसके बारे में और भी पढ़ेंगे. अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं. सो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वाई पर्टिकुलरली द केल्विन स्केल. टेम्परेचर के लिए तो हमारे पास सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, isn't it? अगर हम बॉडी के टेम्परेचर की बात करते हो तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है 98.6 फ़ारेनहाइट. अगर किसी को अगर फीवर है, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक ही और शी हैज अ हाई फीवर 103, 104, 105, सो इसको हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं. ओके, सो अगर हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करते हैं तो लाइक व्हेन इट्स समर, समटाइम्स इन सम प्लेसेस ऑफ तेलंगाना या फिर एक्सट्रीम केसेस इन दिल्ली या फिर राजस्थान, जब ये 43, 44 या 46 तक चले जाता है तो लाइक इट्स वेरी हाई टेम्परेचर्स भी से, लो टेम्परेचर्स भी होते हैं. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये दो स्केल्स है, तो वाई टू यूज़ केल्विन स्केल. केल्विन स्केल क्यों यूज़ करना चाहिए? इसलिए यूज़ करना चाहिए कि इसको एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है. ओके, इसमें हम एब्सोल्यूट जीरो से स्टार्ट होते हैं. आई टेल यू, डोंट वरी, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज जीरो केल्विन. मैं बताता हूँ. एक काम करते हैं, आपका जो फ्रिज, आपकी जो रेफ्रिजरेटर है, इसमें जो ओके, जो डीप फ्रीजर जो पार्ट होता है जहाँ पे आपके आइस बनता है, या फिर डीप फ्रीजर जो आपके आइसक्रीम के ओके होते हैं, तो वहाँ पे यू हैव अ टेम्परेचर. आपको टेम्परेचर का ऑप्शन होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री, आई मीन इट इज -10 डिग्री, -10 degrees to 0 degree centigrade, isn't it? And a lowest, I mean like a place on earth where the temperature is very low. Okay, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, it is somewhere around -72 degrees it seems. Okay, lowest temperature एक पर्टिकुलर स्पेस पे होता है, जगह पे होता है. I don't remember the name exactly now. If possible, if we come across, मैं आगे बताऊंगा, तो -72 में होता है. अब हमारी फ्रीजर में जो होता है 0 to -10 में होता है. ओके, कनाडा का विंटर में एवरेज टेम्परेचर, लोग कहते हैं वहाँ जो जाके आते हैं, मैं तो नहीं गया, शायद आप जाने वाले हो आगे, ओके, फॉर योर मास्टर्स और फॉर अ जॉब. सो इट इज सेड दैट कि भाई वहाँ के लोग अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं कि समटाइम्स इट गोज टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन यू आर यूजिंग दिस सेंटीग्रेड, तो यू आर एक्सप्रेसिंग इट इन द नेगेटिव टर्म्स, इजंट इट? क्योंकि आपको ये इतना लो टेम्परेचर नहीं है. जब आप सुपर फ्लूइडिटी यानी सुपर कंडक्टिविटी की बात करते हो तो आप और लो टेम्परेचर्स पे जाते हो. ओके, वी कैन गो टू अ लोअर एंड लोअर टेम्परेचर्स, ओके, विच इज रिगार्डेड एज द लोवेस्ट टेम्परेचर, विच इज डिफाइंड इज एब्सोल्यूट जीरो, जो कि 0 केल्विन है. ओके, अगर ये 0 केल्विन कितना होता है, अगर आप इनमें यूज करते हो, यानी आप अगर इसको सेल्सियस में डिफाइन करोगे तो 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस. देखो भैया, जब हम कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ की बात कर रहे हैं 72 या फिर 77 है, आई वेगली रिमेंबर इट. ओके, कनाडा में एवरेज इतना जा रहा है, आपके फ्रिज में -10. सो दिस आर ऑल इन द नेगेटिव वैल्यू. वी फाइंड इट डिफिकल्ट व्हेन टू कैलकुलेट. व्हेन यू गो टू अ मच लोअर, जब आप कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और ऐसे आप सिचुएशंस में आ रहे हो जहाँ पे टेम्परेचर यहाँ तक जा सकता है, दिस इज द लोवेस्ट वन. Okay, -273.15. So instead of using it in negative terms, ये जो केल्विन स्केल है, ये केल्विन, ये जो लोएस्ट सो फार का टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है, ओके, कैलकुलेटेड है अभी तक का, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विच इज रिगार्डेड एज 0 केल्विन. यानी 0 केल्विन या -270, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मोशन स्टिल हो जाता है.
देखो जब हीट होती है तो काइनेटिक एनर्जी से यू नो द पार्टिकल्स द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग मूविंग, अगर वो एयर है तो एक्सपैंड होती है। तो यहाँ पे जब इतना लो टेम्परेचर हो जाता है 0 केल्विन, द एब्सोल्यूट जीरो, वो मोशन उनका रुक जाता है, स्टिल हो जाता है। तो ये इसको अगर हम सेंटीग्रेड में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, राइट। सो टू अवॉइड दैट नेगेटिव वैल्यूज एंड ऑल वी यूज टेक्निकली, ओके, साइंटिफिकली आपको केल्विन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये ओके नहीं होता है, इसको ओके मत लिखो, इसको 0 केल्विन लिखना। तो ये था केल्विन, ओके, और मैंने लुमिनस इंटेंसिटी आपको बता दी। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कितने छोटे होते हैं, पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का साइज कितना होता है, ओके, द साइज ऑफ एन एटम, द साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल, राइट। सो O2 या फिर N2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो दिस इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ओके। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का साइज यू नो लेस देन 1 नैनोमीटर, इट इज समवेयर अप्रॉक्सीमेटली 0.92 नैनोमीटर, ऐसे कुछ है, ओके। तो कितना छोटा है, नैनोमीटर, नॉट इवन अ मीटर, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, राइट। तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ओके। ये तो मॉलिक्यूल हो गया, उसके अंदर जो एटम होता है, फिर एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन बीइंग द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, इलेक्ट्रॉन हो, या फिर मॉलिक्यूल हो, या फिर आयोन हो, द चार्जेस, द आयोन्स, द पॉजिटिव आयोन, राइट, द नेगेटिव आयोन। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी होती है। तो इनको मेजर करने के लिए हम यू नो वी कैन नॉट क्वान्टिफाई देम, इनकी मेजर करना यानी कि इनको क्वान्टिफाई करने, इनका नंबर बताने के लिए वी कैन नॉट यूज द सिंपल नंबर्स। मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आपको बनाना, केले की बात करना है तो आप उसको 12 यूनिट्स को आप 1 डजन कहते हो। अगर आप नोटबुक खरीदने जाते हो तो आप कहते हो कि भैया है ना 1 डजन नोटबुक का कितना प्राइस होगा, भाई और बाई इन अ लार्ज क्वांटिटी, सो यू टॉक अबाउट। सिमिलरली अगर आप पेपर की बात करते हो, जो A4 साइज आपका पेपर आता है, सो वी टॉक अबाउट अ 1 ream ऑफ पेपर। बंडल इज रेफर्ड एज अ 1 ream विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 500 पेपर यूनिट्स। उसके अंदर 500 पेपर्स होते हैं जिसको हम 1 ream कहते हैं। 12 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 डजन। तो उसी तरह ये जो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हैं, ओके, आपके एटम हो, इलेक्ट्रॉन हो, आपका मॉलिक्यूल हो, आपका आयोन हो, या फिर इनसे हट के अगर आप ये मॉलिक्यूलर, ओके, फिजिक्स से थोड़ा सा बाहर निकल के आप बायोलॉजिकल टर्म्स में भी आते हो, तो जो DNA होता है आपका, isn't it? They're also very small। या फिर आप पॉलीएथिलीन की बात करते हो, पॉलीएथिलीन जो पॉलीमर्स होते हैं, तो ये भी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है। तो इनको मेजर करने के लिए हम बहुत छोटी होती है। लेट्स से कि इफ़ आई टॉक अबाउट, इफ़ आई टेक ए स्मॉल स्पेस ओवर हियर, मैं यहाँ पे इतनी स्मॉल स्पेस यहाँ पे लेता हूँ, तो अगर मेरे को यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मेरे को कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर मटीरियल, ये मीडियम में कितने मॉलिक्यूल्स है, राइट। सो हाउ मेनी, इट कुड बी बिलियंस एंड बिलियंस, isn't it? बहुत छोटे होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उनको हमको इतनी छोटी छोटी क्वांटिटीज, यानी कि जब हम केले की बात करते हैं तो वी डोंट बाई सिंगल केला, दो केला, 3 केला, तो हमको डजन, ओके। अगर हमारे पास मानो कि कोई फंक्शन चल रहा है, कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो वी गो एंड बाई सम 5 डजन 4 डजन समटाइम्स, राइट। सो इसी तरह यू डोंट बाई सिंगल पेपर, यू बाई 500 पेपर्स। तो इसको हम एक बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। 12 यूनिट्स एज 1 डजन, 500 एज 1 ream। तो उसी तरह ये जो स्मॉलर क्वांटिटीज है, जैसे आपका DNA है, आपका पॉलीमर है, आपका एटम है, आपका आयोन है, मॉलिक्यूल है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ओके। सो 1 मोल, एक मोल कितना होता है, 6.023 या फिर 022 इंटू 10 पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स, ओके। यानी जैसे 500 पेपर्स इज 1 ream, 12 यूनिट्स इज 1 डजन, उसी तरह 6.022 इंटू 10 पावर 23, लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 23 इलेक्ट्रॉन्स is equal to 1 mole। या फिर other than electrons, if you talk about these many atoms, इतने atoms, अगर 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, सो इट इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस और एन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि केमिस्ट्री में आप जितनी चीज़ों से आप डील करने वाले हो, या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज में जो स्मॉल यूनिट्स हैं, ओके, तो उनको हम एक बड़ी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं। देखो ये कितना होता है, 6.022 इंटू 10 पावर 23, 10 पावर 23, इट्स वेरी वेरी ह्यूज। अगर मैं 23 निकाल के थोड़ा सा कैलकुलेशन, अगर इसको मैं 10 पावर 20 बनाता हूँ, तो दैट इज इंटू 1000 मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 6022, ओके, इंटू 20। व्हाट आई डिड इज लाइक, यहाँ पे जो 10 क्यूब है, 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर, आप पॉइंट चले गए, आपको करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ बिग दिस यूनिट इज। 10 पावर 20 इज लाइक
20 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20, let's say. Okay, so these many units is equal to 1 mole. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इतनी सारी स्पेस में ये मिलियंस एंड बिलियंस होते हैं, तो इतने सारे चीज़ों को हम 1 मोल कहते हैं. Hope you understood it. And who came up with this is like it was the scientist Avogadro. तो इसलिए इसको एवोगाड्रोज नंबर भी कभी कहा जाता है. ओके, अ साइंटिस्ट बाय नेम एवोगाड्रो ही प्रपोज दिस, तो इसलिए इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है. फाइन, सो ये था मोल. अभी हम बात करते हैं दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की. ये दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू आर एंजॉयिंग इट. सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसे लगा ये वीडियो, और आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो अभी हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखा, इसके साथ 1-2 और क्वांटिटीज रह गए जिसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और उसके यूनिट्स को कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स. क्वांटिटीज आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या है? वन इज अ प्लेन एंगल. ओके, मैं प्लेन एंगल बताता हूँ, फिर देन द अनदर इज सॉलिड एंगल. ओके, सो प्लेन एंगल is expressed in terms of radians, okay, and the solid angle is measured in terms of steradians, SR. I'll tell you, don't worry. पहले इसको कवर करते हैं, फिर यहाँ आते हैं. यहाँ पे हम थोड़ी सी मैथ्स यूज़ करेंगे. ओके, क्योंकि देखो मैथ्स तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स के डिस्क्रिप्शन को आपको मैथ्स यूज़ करना ही है. गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. नाउ द पॉइंट इज कि प्लेन एंगल क्या चीज़ होती है. ओके, plane angle is calculated in a 2-dimensional space, 2-dimensional geometry. मानो ये सर्कल है with a center. तो अगर मैं यहाँ पे ये एरिया इतना इंटरसेप्टेड एरिया मैं अगर लेता हूँ, क्या लेता हूँ? इंटरसेप्टेड एरिया या किसे कहते हैं मैथमेटिकली अ रीजन. ओके, एन एरिया और अ पोर्शन और अ सेक्शन विद इन अ ज्योमेट्रिकल शेप. एक ज्योमेट्रिकल शेप में आप ये टर्म्स देखोगे आगे चलकर. इंटरसेप्टेड एरिया किसे कहते हैं या इंटरसेप्टेड फिगर किसे कहते हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर एनक्लोज्ड बाय लाइंस और कर्व्स या लाइंस. ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको इंटरसेप्टेड एरिया या इंटरसेप्टेड फिगर कह सकते हो. ओके, इंटरसेप्टेड फिगर क्या होता है? विच इज अ पार्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिकल शेप विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द लाइंस एंड द कर्व्स. ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्लेन एंगल. प्लेन एंगल सिंपली यहाँ पे ये जो एंगल आपको मालूम है मैथमेटिकली जहाँ पे 2 रेज 2 आर्म्स मीट होते हैं तो वहाँ पे एक एंगल बनता है. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, द प्लेन एंगल. ओके, एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड? इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आर्क, इसके अंदर देखो आपको क्या डायमेंशंस कंसिडर हो रहे हैं. ये आर्क है और ये आपका रेडियस है, ये आर्क है. ओके, लेट्स से द आर्क लेंथ इज एस. आर्क लेंथ अगर एस है तो इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है द प्लेन एंगल थीटा. ओके, 2 डायमेंशनल है, ये 3D नहीं होता है. तो इट इज लाइक यहाँ पे आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है कि प्लेन एंगल 2D है. प्लेन एंगल इज थीटा. इट इज कैलकुलेटेड एज एस. ओके, दैट इज द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई द रेडियस. समझ में आ गया? तो ये इस तरह कैलकुलेट किया जाता है प्लेन एंगल, ए पर्टिकुलर एंगल फॉर दिस वन, फॉर दिस इंटरसेप्टेड फिगर और दिस इंटरसेप्टेड पोर्शन. अगर आप कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हो, कंप्लीट प्लेन एंगल ऑफ दिस फिगर, ये पूरे सर्कल की आप अगर बात कर रहे हैं तो ये कितना होगा? कैन समबडी टेल मी? इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. ओके, और ये रेडियंस में मेजर किया जाता है. आई विल टेल यू व्हाट इज रेडियन, डोंट वरी. इन शॉर्ट इसको RAD लिखा जाता है या कंप्लीट रेडियंस पे लिखा जाता है. सो रेडियन इज अ मेजरमेंट फॉर एंगल. देखो एंगल मेजरमेंट के 3 सिस्टम्स होते हैं. आई डोंट नो वेदर यू हैव लर्न इट इन योर ग्रेड 10th और नॉट. 3 सिस्टम्स होते हैं. एक होता है जो हम डिग्रीज में मेजर करते हैं. ओके, जिसको आप डिग्रीज कहते हो, लाइक 180 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, एक डिग्री हो गया. एक होता है सर्कुलर मेजर जिसको हम कहते हैं रेडियंस. ओके, जिसको आप रेडियंस में एक्सप्रेस करते हो. डोंट वरी, आई विल टेल यू अबाउट दिस. और एक होता है ओके अनदर काइंड ऑफ मेजर जहाँ पे आप इसको यानी डिग्रीज को आप मिनट्स में मेजर करते हो. यानी आई मीन 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ओके, ये मिनट का सिंबल है. डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट इज दिस. हम जब हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करते हैं. Okay, so standard meridian passes through 82 degree 30 minutes roughly. I don't remember exactly, but I'm sure कि ये वैल्यू करेक्ट होगी. Okay, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारी इंडिया से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लिया जाता है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके, तो ये लॉन्गिट्यूड से कंसिडर किया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट्स। सो देखो ये डिग्रीज का स्मॉलर यूनिट है मिनट, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी एंगल्स को मिनट्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है, रेडियंस में भी एक्सप्रेस किया जाता है, ओके, एंड डिग्रीज में। अभी हम पर्टिकुलरली ये दो का रिलेशन देखते हैं, डिग्री एंड रेडियन का। आई टेल यू व्हाट इज दैट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट हियर, नो वरीज, वी आर गोइंग टू लर्न इट इन डिटेल। हम इसको दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। जहाँ पे आप मैथ्स करते हो, मैथ्स एंड फिजिक्स, जब मैथ्स एंड फिजिक्स हम जब करते हैं, वहाँ पे आप एल्जीब्रा, टेक्नोमेट्री और कैलकुलस ये तीनों पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ आ जाओ कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियंस। ओके, रेडियंस का अगर आप सिंबॉलिकली लिख रहे हो, जिस तरह आप ये डिग्री लिख रहे हो, तो उसको यहाँ पे हम लिखेंगे C। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। ये आप 180 इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये होगा, यानी 1 डिग्री इतना होगा, अगर 180 डिग्रीज है तो वो पाई रेडियंस होगा। क्लियर? ओके, अब मानो अगर 90 डिग्री है तो वो होगा आपका पाई बाई 2 रेडियंस। 45 डिग्री है, ओके, मेकिंग सेंस, 45 डिग्री है तो ये होगा आपका पाई बाई 4 रेडियंस। आगे हम पढ़ेंगे इसको, ओके। तो अभी आपका टेक अवे क्या होगा, the plane angle for this 2-dimensional figure is calculated, represented as theta. It is calculated as, you know, the arc length as by the radius and it is expressed in radians. अगर आप complete figure के angle की बात कर रहे हो तो it is 2 pi radians, that is 2 pi। अभी pi मैंने बताया कि pi, एक pi अगर डिग्रीज में मेजर करते हो तो ये होगा 180 डिग्रीज, so it is 360 डिग्रीज। क्लियर? चलो अब हम जाते हैं सॉलिड एंगल पे, ओके। तो और ये क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, इसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड दीज यूनिट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ओके। सो हियर कम्स द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल ओमेगा, ये सिंबल है ओमेगा, ओके। तो ये सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये 3D फिगर है, ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर है, राइट। तो ये किसी भी 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यू यूज दिस, ओके। सो ये एक 3D फिगर है, इसको कैसे समझो, आई एम यूजिंग द सेम कलर्स, मे बी आपको ये क्लियर पता नहीं कैसे लग रहा है। तो हाउ डू यू टेक दिस एज, यू नो, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कोन। मानो आपका स्पीयर है, ये बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, मैं आपको बात कर रहा हूँ एक स्पीयर की। तो स्पीयर में एक जो कोन वाला जो पोर्शन होता है, कोन, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोन, ओके, ये सेंटर से यहाँ पे जो स्पीयर है, या फिर इसको ऐसे समझो कि मानो ये आपका वाटरमेलन है, ओके। वाटरमेलन को हम देखने के लिए कि मतलब व्हेन वी बाइट, व्हेन वी वांट टू चेक इट्स क्वालिटी, यूजुअली वो वाटरमेलन वाले भैया क्या करते हैं कि वहाँ से उसके ऊपर से एक ऐसे शेप कट करके हमको निकाल के देते हैं, इजंट इट। तो वो जो पर्टिकुलर इंटरसेप्टेड जो फिगर है, वो जो पीस है, इट इज इंटरसेप्टेड फिगर, इट्स ए पार्ट ऑफ ए स्पीयर। आपका वाटरमेलन स्पेरिकल शेप में है, इजंट इट। तो उसका ये जो शेप है, या फिर कोन की अगर हम बात करते हैं, ओके, द 3 डायमेंशनल कोन, ये जो 3D कोन है आपका, यहाँ से जो त्रिकोण 3 डायमेंशनल जो कोन है, तो इनके जो एंगल्स होते हैं, यहाँ पे जो हम एंगल्स कैलकुलेट करते हैं, यहाँ जो एंगल कैलकुलेट होता है, सो दिस एंगल इज रेफर्ड एज ए सॉलिड एंगल फॉर ए 3 डायमेंशनल फिगर, राइट। एंड नाउ हाउ वी कैलकुलेटेड, अब क्वेश्चन होता है कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। ऑलमोस्ट सेम होता है ये प्लेन एंगल की तरह, ओमेगा इक्वल टू, जैसे वहाँ पे आपको क्या था आपको याद है, इट वाज लाइक थीटा इक्वल टू S बाई R, द आर्क लेंथ। यहाँ पे आर्क नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट एरिया है, दिस इज द एरिया, राइट। सो ये जो सरफेस का ये जो पार्ट है, इसको एरिया कहा जाता है, इसका एरिया, ओके, दैट इज A बाई, इट वाज R रेडियस, बट ये 3D स्पेस है तो यहाँ पे हमको ट्वाइस लेना पड़ेगा, सो यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ द रेडियस, मेकिंग सेंस। The solid angle represented by omega is calculated as the area of this portion, okay, unlike it was previously only the arc, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल था तो यहाँ पे complete area होता है, area of this region divided by the square of its radius, ये sphere के radius का square, and this is expressed in terms of steradian simply as R, okay, small s, both are small letters, steradian, ठीक है, चल गया। So these are, I mean, the physical quantities and the physical units we have seen. So kindly make a note of everything. If you have any doubts, please reach it to me through the comment box. We'll meet in the next video where we are going to again study an interesting subtopic of this chapter, that is significant figures. Till then, have a good day and have a good practice.